विकास की अगर बात करें तो विकास के काम को लेकर हर तरफ जो है पोस्टर और लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बोरीवली वेस्ट में अगर हम बात करें, गणपत पाटिल नगर के लोग धरना आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनका साफ तौर से कहना है कि हमारा विकास कब होगा। हम लोग अनशन पे बिलीव करते हैं क्योंकि दिल्ली की जो सत्ता आई है वो अनशन के थ्रू ही आई है। एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, इस अनशन को बड़ा करेंगे। आज हम लोग तकरीबन यहाँ 500-700 लोग अनशन कर रहे हैं। सुबह 2000 लोग थे, मैं इसकी संख्या बढ़ाऊंगा। आज 2000 है, कल 5 होंगे, 20 होंगे। जिस दिन 25,000 हो जाएंगे उस दिन मैं आंदोलन करूंगा। गणपत पाटिल नगर के लिए उनके मन में कुछ भी बात आता नहीं था, वो मैंने उनको बोल के डलवाया, मैडम गणपत पाटिल नगर के लोग हैं, पानी लाइए, लाइट लाइए, आप इधर लेटर डालिए, उधर लेटर डालिए, ये बोल के मैंने वहाँ पर लेटर डलवाया है। ठीक है, लेटर पैड उनका यूज़ हुआ है तो वो तो बोलेंगे मैंने ही किया है, लेकिन मैं चाहता था अगर कहीं बड़े आदमी का लेटर जाएगा तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। उसका कारण ये है कि जब मोदी जी आए थे तभी मनीषा चौधरी ने गणपत पाटिल का आवाज़ उठाया था। इसके लिए उठाया था क्योंकि मैं उसके पीछे लगा था कि भाई खाड़ी का विकास करना है। बीजेपी और शिवसेना दोनों सत्ता में है, नगर सेवक शिवसेना का है, आमदार बीजेपी का है। आपको क्या लगता है ये हट नहीं सकता है? हट सकता है, लेकिन इसके हटाने वाला चाहिए। फिर ये कैसा बोलते हैं कि लाइट हमने ला लिया, पानी ला लिया। मैं तो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये भी बोलना चाहता हूँ कि आप आमदार का भी बाइट लीजिए। आमदार बोलती है ना मैंने परमिशन लाया, मैं लाइट ला रही हूँ, तो किस बेस पे ला रहे हैं? CRZ हटा क्या? कुछ तो कायदा होगा ना। सकता है हम उससे ज़्यादा कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जितनी पब्लिक को सुविधा उपलब्ध किया जाए अच्छी बात है। क्योंकि आज हम लोग बचपन से यहाँ रह रहे, भले से हमारे को 20-22 साल हो गए, लेकिन हमारे मम्मी डैडी जो आए थे यहाँ पे कितने उम्मीद लेके आए थे कि चलो हम लोग इतने टाइम से रह रहे, आज नहीं तो कल इस जगह का कुछ ना कुछ होगा। बट ये डिक्लेयर तो कर दो या तो कुछ होगा या नहीं होगा। बहुत विकास करने की बातें हुई हैं। हम लोग यहाँ इतने पानी में रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों ने सुधार खुद अपने पैसे लगा किया। यहाँ पे काफ़ी भरनी हुई है, तब लोग आज पानी नहीं बूटता है। यहाँ पे विकास के नाम पे एक लफाजीगिरी होता है, सिर्फ जुमलाबाजी होता है, विकास कोई नहीं करता है। 15 साल हो गया रह के, और यहाँ पे 25 साल से वोटिंग होता है। और हमने विधायक से सवाल भी किया था कि अगर सर हमारा वोट पात्र है तो हमारी बस्ती कैसे आप पात्र है? अगर आप सच्चे माँ बाप के औलाद हो तो हमारे सवालों का जवाब दे के आगे बढ़िए। वोट के समय आप नहीं बोलते कि आपकी बस्ती आप पात्र है, और बोलते हैं कि हम इस भारत को स्वच्छ बनाएंगे, लेकिन जब हमारी बस्ती का विकास नहीं तो हमारे बच्चों का कैसा विकास होगा? आज हमारा जिंदगी तो गई, लेकिन जो आने वाले हमारे बच्चे हैं भविष्य, उनकी चिंता में रहते हैं कि आज MA BA में पढ़ने वाले बच्चे जब बारिश में हमारा पैर देखते हैं तो हमारे पैर में कीचड़ लगा रहता है, तो पता लगता है कि ये खाड़ी से आ गए। आखिर हमारी जिंदगियों से क्यों खिलवाड़ किया जाता है? वो इलेक्शन के समय कोई नेता नहीं बोलता कि बस्ती आपात है तो वोट भी आपात है। सब हाथ जोड़ के आते हैं, बड़े बड़े वादा करते हैं, बड़े बड़े आश्वासन करते हैं, यहाँ तक कि उस समय बोलो तो अपना बाप भी बदलने की राजी हो जाते हैं। लेकिन जब वोट लेके जीतते हैं तो हम जाते हैं तो बोलते हैं गणपत पाटिल आपात न है। लेकिन हमने उसके बाद भी कई झगड़ा किया कि हम गणपत पाटिल नगर में खून बहाई हूँ, पानी नहीं बहाई हूँ, और डर डर के नौका कभी पार नहीं होगी। साहस करने वाली महिला की हार नहीं होगी, और मरने के बाद कब्र बन जाएगी, लेकिन जिंदगी में गणपत पाटिल नगर छोड़ के नहीं जाऊंगी, अपने अधिकार लेके हटूंगी। हमने खरीदा है, हमने झोपड़े को बांधा नहीं है। उनकी जो मांग है, हमारे साथ इसी मुद्दे पर मौजूद हैं उत्तर मुंबई से बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी जी। सर, जिस तरीके से बात की जाए विकास की तो मुंबई में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन गणपत पाटिल नगर के जो लोगों का आरोप है कि यहाँ पर आखिर हमें मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं? देखिए, गणपत पाटिल नगर के लोगों को एक तो ये समझना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं करके। गणपत पाटिल नगर के बारे में बहुत स्पष्ट, मेरा तो पहले दिन से ही भूमिका बहुत स्पष्ट है। लोग झोपड़ा नया नया बनाते जाए, सरकार और सरकार के लोग इनको सुविधा देने का काम करे, ये कोई ठीक बात नहीं है। लोग ज़मीन कब्जा करे, पुलिस वाले उसको अनदेखा करे। गणपत पाटिल के बड़ाओं में पुलिस लोगों का बहुत बड़ा काम है, वहाँ के स्लम गुंडों का उसके बाद में उनका सपोर्ट है। तीसरा ऐसा है कि अब रहने वाले लोगों को, जब मोदी जी सरकार काम कर रही है, देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार काम कर रही है, मनीषा ताई वहाँ के MLA करके काम कर रही है, मैं सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉयलेट बनाने के लिए केंद्र सरकार के पास से उनको परमिशन ला के दिया। मोदी जी ने अभी सौभाग्य योजना के माध्यम से सबको लाइट देने की घोषणा उन्होंने की है। अब 2000 तक के लोगों को देना, क्या करना, वो एक दूसरा बात है। लेकिन कोई भी राम यादव जैसा आदमी पोजीशन पे बैठे, उसके पीछे लोग जाए तो फिर करने दो उनको। अगर नॉन पॉलिटिकल लोग अगर पॉलिटिक्स करे तो पॉलिटिशियन लोगों ने क्या करना चाहिए?
जब एक रूलिंग पार्टी की एमएलए बोलती है कि मैं तुमको लाइट ला के दूंगी, उसके बाद में अगर राम यादव उस प्रकार का बोर्ड वहाँ पर लगाता होगा, तो लोगों ने तय करना चाहिए कि उनको किसके साथ में जाना है, कौन उनको सुविधा दे सकता है, ये लोग तय करें। लेकिन उन लोगों का आरोप है, हमने लोगों से बात की तो उनका कहना है कि हमें अब तक कोई मूलभूत सुविधाएं, जैसे पानी की बात की गई तो वहाँ पे कहना है कि हम टैंकर का पानी पी रहे हैं, हमारे लिए अब तक कुछ नहीं हुआ। कई बार हमने वहाँ का जायजा लिया गया तो जिस तरीके से सीआरजेड का मामला आता था, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि 2015 में सीआरजेड खत्म हो गया था, फिर भी हमारे लिए अब तक लाइट, बिजली, पानी ये जो है इसका काम नहीं हो रहा है। आखिर उन्हें कब मिलेगा? उनका सवाल ये है। मेरे लिए मामला बहुत सीधा है, मैं ये मामला 1 मिनट में सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने उस पूरे ये परिसर को स्लम डिक्लेयर किया है। स्लम डिक्लेयर किया, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर लोग रहते हैं। स्लम डिक्लेयर करने के बाद में सुविधा मिलना चाहिए, लेकिन ये बेजवाबदार अधिकारी अगर ढंग से काम नहीं करते होंगे तो चुने हुए जनप्रतिनिधि ने उसको ठीक करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए। तो मेरे लिए तो ये प्रॉब्लम बहुत आसान है, लेकिन उसको पेचीदा वहाँ के लोग कर रहे हैं, करने दो। लेकिन उनका कहना है कि हम खासदार गोपाल शेट्टी साहब के भी ऑफिस गए, लेकिन अब तक कोई जो है हमें कोई सुचारू रूप से जवाब नहीं मिल पाता, इस तरह का आरोप भी है उनका। उनको कहिए कि खासदार गोपाल शेट्टी आज 26 साल से जनप्रतिनिधि करके काम करता है और रोज़ मैं काम कर रहा हूँ पब्लिक का, तो उनके काम के लिए वो फिल्म स्टार के जैसे एक बार आकर जावे, 2 बार आकर जावे और मानेंगे कि काम हो जाना चाहिए। एक तो गलत ढंग का सब काम करने का, सब नियम तोड़ने का, और उसके पास उनका अगर इतना इस प्रकार का रवैया होगा तो उनका तो अल्लाह ही मालिक है। लेकिन जिस तरीके से सुलभ शौचालय की बात की, हमने वहाँ का जायजा लिया, वहाँ की महिलाओं का कहना है कि एक ही सुलभ शौचालय है, वो भी पे है, वो हमें पैसा देना पड़ता है। तो सर ऐसे में जहाँ तक स्वच्छ भारत अभियान देश में चल रहा है, ऐसे में गणपत पाटिल नगर के लोगों को आखिर कब सुविधाएं मुहैया होंगी? मैं फिर एक बार बता रहा हूँ कि मेरे लिए बहुत आसान काम है, लेकिन जिनको सुविधा चाहिए उनका अगर रवैया इस प्रकार का होगा, उनका बर्ताव अगर इस प्रकार का होगा, एक रूलिंग पार्टी की विधायिका कहती है कि मैं तुमको लाइट ला के देते हूँ, वो उनके साथ ना जाते हुए राम यादव अगर वहाँ पर धरना आंदोलन करता होगा, जो स्वयं का कैरियर बना के लिए काम, हर व्यक्ति अपना कैरियर बनाने के लिए काम करता है, उसमें मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कम से कम लोगों ने ये तो सोचना चाहिए कि किसके साथ में जाने से क्या होगा करके। यही राम यादव इसके पहले बीजेपी के साथ थे, लगातार देखा गया बीजेपी के लिए काम करते थे, क्या वजह है कि इस तरह से आप बीजेपी के विरोध में धरना बैठ रहे हैं? देखिए, राम यादव एक अच्छा कार्यकर्ता था, उसको पॉलिटिकली बिगाड़ा गया और वो स्वयं भी बिगड़ गया है। हर आदमी राजनीति में, समाज नीति में चुनाव लड़कर नेता बनने के लिए आएगा तो ये देश कैसे चलेगा? किसी ने नेता बनना चाहिए, किसी ने काम करना चाहिए, और समय आने पे सबका सब हो जाता है। उसको इतना समझाया गया, इतनी बड़ी पार्टी, मोदी जी जैसे जब प्रधानमंत्री काम करते हैं, देवेंद्र फडणवीस जी जैसे महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करते हैं, तब एक रूलिंग पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट के सामने स्वतंत्र रूप से लड़ना, अब स्वतंत्र रूप से लड़ने के लिए भी एक वातावरण की आवश्यकता होती है। जब समुद्र में तेज हवा बहती होगी और जिसको नौका चलाने को भी नहीं आता है, अगर वो उतरेगा तो उसको डूबना ही है ना। अभी वो भी डूबेगा, लोगों को भी ले डूबेगा। अब वो तो डूब गया, अब लोगों को समझना चाहिए हमको किनारे पे आना है या तो और बीच में जाकर डूबना है, या वो तय करे। आने वाले समय में क्या गणपत पाटिल नगर की जो समस्या है, मूलभूत सुविधाएं उन लोगों को मिल पाएंगी? देखिए, मैं इस पार्टी में लोगों को सुविधा देने के लिए पार्टी में आया, मैं कोई राजनीति करने के लिए नहीं आया था। ना तो कोई मेरे परिवार के लोग राजनीति करते थे, ना तो कोई मेरे पास पैसा था इसलिए मैं राजनीति में आया। मैं तो जिस परिसर में रहता था उस परिसर के लोगों को सुविधा देने के लिए इस पार्टी में आया, और इस पार्टी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और मैंने बहुत सारे काम भी किए। गणपत पाटिल नगर के लोगों को मानवता के दृष्टि से सुविधा देना यह हमारा फर्ज है, हमारा काम है, हम कर रहे हैं। लेकिन जिनको सुविधा लेना है उन्होंने अपना रवैया किस प्रकार का होना चाहिए ये भी तो तय करे। मैं गणपत पाटिल के नगर में मैं जब विधायक बना था तब भी कहा था कि मैं तुमको सुविधा ला के दूंगा, लेकिन इसके आगे झोपड़पट्टी ना बढ़े वो आपको देखना है। बस झोपड़पट्टी बनते जा रहे हैं, दादा लोग ज़मीन बेचते जाते हैं, बनाते जाते हैं, पुलिस वाले हफ्ता लेते हैं, म्यूनसिपलिटी के ऑफिसर लोग हफ्ता लेते हैं, वहाँ पर जो बस्ती के दादा है वो सारे पैसे लेते हैं। एक धंधा हो गया गणपत पाटिल नगर में। सर, बड़ा सवाल ये है कि जैसे आपने ही कहा कि वहाँ के दादा लोग झोपड़पट्टी बढ़ा रहे हैं, ऑफिसर बढ़ा रहे हैं, आखिर इन ऑफिसरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी लोगों का भी एक सोचना ये है कि कैसे चलेगा।
अब मेरे जैसे व्यक्ति को भी ये कहने के लिए मुझे भी शर्म आती है कि मैं एक 6 बार चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा सरकार भी है इन दिनों में, लेकिन फिर वापस सरकार में जैसे जैसे मेरा रोल बदलते गया, अब मैं सांसद हो गया, अब वहीं हमारी विधायिका है, अब दोनों ने मिलकर एक तय करना चाहिए। जैसे मैं मेरे बारे में बताऊँ तो मैंने गणपत पाटिल नगर में लोकसभा के चुनाव में मैं वोट मांगने के लिए भी नहीं गया था, मैं नहीं गया था, क्योंकि मेरा ये रोल है। मैंने कहा ये रोल के हिसाब से, क्योंकि मुझे सामने वाले बिल्डिंग में रहने वाले लोग टैक्स पेयर लोग हैं, उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। पानी कहाँ जाएगा, लोग जब मन चाहे वैसा घर बनाते जाएंगे, तो ये कोई समाज सेवा इसको नहीं कहते हैं। जो भी जैसे भी काम करे और उसको मदद करते जाओ, मदद करना चाहिए। गवर्नमेंट ने एक लाइन बनाया 1195 होगा, 2000 हो गया, अब कहीं तो रुकना चाहिए। लोगों ने कहीं तो रुकना चाहिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से गोपाल शेट्टी जी का साफ तौर से कहना है कि मूलभूत सुविधा देना जनप्रतिनिधियों का दायित्व है, लेकिन जिनको सुविधा चाहिए उनको भी सोचना चाहिए कि वो किस तरह से सुविधा पाने के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से गोपाल शेट्टी जी का कहना है कि लगातार वहाँ पे झोपड़े बढ़ते जा रहे हैं और जो अधिकारी हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो झोपड़े बढ़ाते जा रहे हैं। इस पर जब तक रोक नहीं लगेगी तब तक शायद मूलभूत सुविधा उनको नहीं मिल पाएगी। क्योंकि लगातार गोपाल शेट्टी जी का दावा ये भी है कि अगर सुविधा चाहिए तो आपको आगे आना पड़ेगा। हालांकि जिस तरीके से गणपत पाटिल नगर के लोग का कहना है कि हमें सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं इसके बारे में भी उनको सोचना चाहिए। क्या करेगा मुझे बताइए। आज 25 साल से लोग यहाँ पर रहते हैं और उसको बोलते हैं CRZ। अरे CRZ है, 2015 में ये कायदा आया था कि बाबा गणपत पाटिल नगर से CRZ हट गया था। जब हट गया, जब स्लम हो गया, तो वापस कैसे चले गया? इसका मतलब इसके पीछे साजिश है। कोई राजनीतिक लोग हैं जो इसको ये नहीं चाहते कि गणपत पाटिल नगर सुधरे और यहाँ के लोग सुधरे। ये किसी गवर्नमेंट का लैंड नहीं है, ये जो प्राइवेट लैंड है, तो प्राइवेट लैंड में मालिक का कुछ साजिश हो सकता है नेताओं के साथ मिलके। ये किसकी लैंड है? प्राइवेट लैंड है तो किसकी है? ये प्राइवेट लैंड बोलते हैं कमलाकर नारायण दाजी सामंत का है, कोई बोलते हैं संजीव नाइक का है, कोई बोलते हैं एक्सर के गांव उठन वाले लोगों का है। लेकिन अभी तक यही तो मेरा विरोध है और मैं इसके लिए अनशन पे बैठा हूँ कि यहाँ पर लोगों को सही जानकारी नहीं मिल रहा है कि प्लॉट है किसका। क्योंकि गणपत पाटिल नगर में लोग 3-3 रुपया दे के आज शौचालय जाते हैं। अब जाके देखें यहाँ का हालत इतना ख़राब है। और मैं नहीं मानता हूँ कि अगर स्वच्छता अभियान अगर कहीं करना है, अब गंगा की सफाई करने निकले हो लेकिन वहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है, और गणपत पाटिल नगर में जहाँ एक्चुअल सफाई करना है, मुझे बात बताइए यहाँ के आमदार और यहाँ के खासदार, आप एक बार जाइए उनको पूछिए कि यहाँ पर गणपत पाटिल नगर में कितनी बार स्वच्छता अभियान आया और कितनी बार उन्होंने शौचालय के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन दिया। बोरीवली वेस्ट के गणपत पाटिल नगर के विकास को लेकर जनता वहाँ पर आज भी विकास की मांग कर रही है। और जिस तरह से लोगों का कहना है कि हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली हैं, इसी मुद्दे पर हमारे साथ मौजूद है बीजेपी MLA मनीषा ताई जी। उनसे जानते हैं। ताई, लोगों का आरोप है कि जनप्रतिनिधि हमारे लिए कुछ मूलभूत सुविधाओं का काम नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो ये गणपत पाटिल नगर जिन लोगों ने बसाया, जिन लोगों ने वहाँ के लोगों को अनधिकृत घर बेच के पैसे कमाए, लेकिन मैं 2014 में चुन के आने के बाद मैंने गणपत पाटिल नगर के लोगों के लिए जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए, इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ। और उसके लिए मैंने पूरा पत्र व्यवहार करके गणपत पाटिल नगर के लोगों को वहाँ की सुविधाएं देके, जो हर रोज़ मैनग्रोव कटिंग होती है, हर रोज़ मैनग्रोव कटिंग करके वहाँ भूमाफिया रूम बनाते हैं। वहाँ BMC भी इतनी जिम्मेदार है कि वहाँ पुलिस यंत्रणा भी इतनी जिम्मेदार है कि वहाँ अनधिकृत झोपड़े बनने में ये लोगों का साथ के बिना वहाँ अनधिकृत झोपड़े नहीं बन सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने वहाँ आज रह रहे हैं 10 साल से 15 साल से, उनको सुविधा मिलनी चाहिए, इसीलिए मैं प्रयास कर रही हूँ। मैं विधायक बनने के बाद मैंने पहला कोशिश किया कि टाटा की बिजली वहाँ लाने के लिए मैंने कोशिश की। मैंने केबल डाला। केबल डालने के बाद वहाँ के नगर सेवक अभिषेक घोसालकर ने कंप्लेन किया और MC झेड़े का परमिशन नहीं होने से हमें महापालिका ने टाटा के ऊपर कार्रवाई करके केबल निकालने को बोला। उसके बाद मैं मुख्यमंत्री महोदय से हमारा
सभी सेशन में, विंटर सेशन होगा, रेनी सीजन सेशन होगा, हमारा बजट सेशन होगा, हर बजट में मैंने सभागृह में गणपत पाटिल नगर के लिए मेरा लोगों की समस्या सभागृह में रखी है। उसके बाद सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ मेरे दहिसर विधानसभा के जो प्रश्न है इसके लिए मैंने मीटिंग रखा था, और इस मीटिंग में मुख्यमंत्री महोदय ने MC झेड़ेमे को और कलेक्टर को इस बारे में निर्णय लेने को बोला था। बाद में 8 सितंबर को एक MC झेड़ेमे का मीटिंग हुआ, उसमें एक धोरणात्मक निर्णय हुआ कि लाइट की परमिशन के लिए MC झेड़ेमे के पास आने की ज़रूरत नहीं। इस स्तर पर MC झेड़े ने अभी मेरे को टाटा के लिए परमिशन दिया है। बाद में महापालिका पे मैंने लेटर डाला टाटा के थ्रू, और टाटा को अभी महापालिका ने भी लाइट देने के लिए NOC दिया है। अभी लोग कुछ भी बोलते हैं, उपोषण करते हैं, लेकिन उन्होंने जनता के लिए क्या किया है, मेरा सवाल है। कौन सा आपने पत्र व्यवहार किया है, कौन से आपने मीटिंग किए हैं? जब मैं लाइट देने को चाहिए तभी लोगों को उन्होंने बोर्ड लगाया कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है, लाइट मिलेगी नहीं। लेकिन जो मैं किसी के काम का मैं श्रेय नहीं लेती हूँ, जो मैं खुद काम करती हूँ उसका मैं श्रेय लेती हूँ। मुझे बैनरबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक को मैं क्या करने वाली हूँ, क्या करती हूँ, मैं पब्लिक के सामने जाके मैं काम करती हूँ। दूसरा कि महापालिका ने वहाँ आज भी अनअथराइज जो झोपड़े बनते हैं उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। आज गणपत पाटिल नगर में ऑफिशियली लाइट नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली अभी आप जाएंगे तो पूरे रात को लाइट मिलती है। जो लाइट माफिया है वो लाइट माफिया एक यूनिट का 500 रुपया ले रही है। गरीबों को लूटने का काम ये लोग कर रहे हैं। मैं रिलायंस के लोगों को कहना चाहती हूँ, जिनके ऊपर एक डोमेस्टिक मीटर को 3 लाख का मीटर बिल आता है, इसका मतलब वो चोरी से लाइन देते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर FIR करके उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई रिलायंस क्यों नहीं करते? इसका मतलब रिलायंस के अधिकारी भी इसमें मिलीजुली सरकार में काम कर रहे हैं, महापालिका के भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं। अभी गुमास्ता कैसा मिलता है? अगर वो CRZ 2 में है, उसमें MC झेड़ेमे की परमिशन नहीं है, तो आज आप देखेंगे तो वहाँ सब कमर्शियल कैसे बने हैं? इसके लिए महापालिका की सहायक आयुक्त जिम्मेदार है, लोकल नगर सेवक जिम्मेदार है, और वहाँ के भूमाफिया भी जिम्मेदार है। लोगों को वहाँ गुमराह कर रहे हैं, उनके पास से पैसे लेके नए नए रूम बना रहे हैं। मुझे पहले से मैं कहती हूँ, मैनग्रोव्स अगर बचेगी तो बोरीवली दहिसर बचेगा। आज इतनी सुना अपने फ्लडिंग हुआ, फिर भी गणपत पाटिल नगर में पानी क्यों नहीं भरा, फ्लडिंग क्यों नहीं है? उसका कारण है वहाँ पीछे जो मैनग्रोव्स है, मैनग्रोव्स में सुनामी रुकाने की ताकत है, इसीलिए मैनग्रोव्स बचने चाहिए। इसीलिए एक दफ़े वहाँ मुख्यमंत्री महोदय से, मैंने कलेक्टर से और हमारे पालक मंत्री आदरणीय विनोद तावड़े जी से मैंने विनंती की है, एक दफ़े ये गणपत पाटिल नगर का बायोमेट्रिकल सर्वे होके वहाँ जो मैनग्रोव्स का हमारा वेटलाइन का जो बॉर्डर होगा, वो बॉर्डर निश्चित करके वहाँ के जो लोग हैं 2000 तक के, उनको SRA में घर देके वो गणपत पाटिल नगर में लोगों को न्याय मिलना चाहिए, ये मेरी मांग है। और इसीलिए मैं आज इतनी फाइल तक बना के मैंने लोगों का काम किया है। मैं खाली अफवाहें नहीं उठाती और खाली बैनरबाजी नहीं करती हूँ। जो काम करना चाहिए वो काम करके मेरा श्रेय लेती हूँ, दूसरे का श्रेय नहीं लेती हूँ। खास करके आज मैं याद कर रही हूँ हमारे जो पार्षद थे, हमारे चौबे जी, उनको भी मैं याद करती हूँ कि उन्होंने भी बहुत सारा प्रयास किया था, और उनका प्रयास ही मैं आगे चला रही हूँ, क्योंकि उनके जो पत्र व्यवहार थे वो मुझे मिले, उसके बाद मैं गणपत पाटिल नगर के लिए न्याय दे रही हूँ। ताई, जिस तरीके से आपने कहा कि लगातार आप वहाँ के विकास के लिए मुख्यमंत्री से बात कर रही हैं, सर्वे की बात, लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि बिजली की बात आपने कही कि टाटा से आप बात कर रही हैं, वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो महिलाओं की है वो सुलभ शौचालय की है। वहाँ के महिलाओं का कहना है कि जो सुलभ शौचालय एक वहाँ पे मिला है उनको, उसके लिए उनको पे करना होता है। क्या आने वाले समय में सुलभ शौचालय से भी उनको निजात मिलेगी? अगर विकास होता है तो सर्वांगीण विकास होगा, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि दूसरे का काम श्रेय नहीं लेती हैं,
लोग वहाँ पर कहीं ना कहीं अब सियासत शुरू हो चुकी है, लोग जो है, तो ऐसे में क्या लगता है कि आखिर गणपत पाटिल के नगर के लोगों को कब तक मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी? देखो, जो इल्लीगल है वो इल्लीगल है। जहाँ तक वहाँ एमसी झेड़े का परमिशन नहीं मिलता है, अभी लाइट के लिए परमिशन मिला है, इसीलिए मैं लाइट का प्रयास कर रही हूँ। लेकिन वहाँ अगर ग्राउंड+1 बनता है और टॉयलेट नहीं बनता है तो महापालिका क्या कर रही है? अगर ग्राउंड+1 वहाँ झोपड़े बन सकते हैं तो टॉयलेट को परमिशन क्यों नहीं? लेकिन अगर एमसी झेड़े में की परमिशन मिलने के बाद हमको म्हाडा अप्रूवल देती है, जब तक मेरे को अप्रूवल नहीं मिलता तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। अप्रूवल नहीं मिलता है तब तक आप कुछ नहीं कर सकती। ताई, हमने यहाँ के स्थानिक सांसद से भी बात की और आप स्थानिक जो है एमएलए हैं, लेकिन सबसे बड़ा मामला जो घूम के आ रहा है वो ये कि अधिकारी, पुलिस, इनकी श्रेय से वहाँ पे जो है इलीगल झोपड़े बन रहे हैं। आखिर इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती कि आखिर इस तरह से झोपड़े कैसे बढ़ रहे हैं? अगर अधिकारी और पुलिस ना सह दें तो यहाँ पर इस तरह से इलीगल झोपड़े ना बने। अभी कल की बात कर रहे हैं, कल मेरे को भी लेटर आया है कि गली नंबर 9 में अनऑथराइज आज मंडप डाल के उपोषण किया, उसका परमिशन नहीं था। क्या पुलिस ने किया? क्या बीएमसी ने किया? सवाल यही है कि आखिर बिना परमिशन के काम कैसे हो रहा है? मैं बोलती न्यूज़ में भी आप हमें क्वेश्चन पूछते हैं, तो जो वहाँ उपोषण कर रहा था उसको भी पूछना चाहिए था, भाई तेरे पास परमिशन है क्या? बिना, लेकिन ताई वहाँ पे पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर परमिशन नहीं था तो उनको बैठने नहीं देना चाहिए था। मैं वही बोल रही है ना, तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? महापालिका में जो ओनर है, ओनर ने भी लेटर डाला है कि भाई ये इलीगल जगह मेरे जगह में आज शेड डाल के बैठा है। इसीलिए महापालिका अधिकारी, पुलिस स्टेशन, ये दोनों की मिली जुली सरकार है और उन दोनों के वजह से आज वहाँ गरीब लोग फंस रहे हैं और मकान खरीद रहे हैं और वहाँ मैंग्रोव्स का कटिंग हो रहा है। क्या आने वाले समय में मनीषा ताई कार्रवाई के लिए मांग करेंगी? मैं कार्रवाई के लिए मांग करूंगी। जो इल्लीगल अभी झोपड़े बन रहे हैं उनके लिए मैं कार्रवाई करने के लिए मांग करूंगी। जो बने हुए बसे हुए हैं उन लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। यानी आने वाले समय में जो लीगल लोग हैं उनको जो है सुविधाएं देने का वादा खुद यहाँ की जो विधायिका है मनीषा ताई का है। साथ ही हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो गणपत पाटिल नगर है, जहाँ लोगों का ये आरोप है कि हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती, हमारे जनप्रतिनिधि नहीं सुनते, लेकिन जिस तरीके से मनीषा ताई ने प्रूफ के तौर पर यहाँ पर सभी लेटर दिखा रही हैं कि ये जो मोटी फाइल आप देख रहे हो, ये पूरी तरीके से गणपत पाटिल नगर के लिए है और जिसका उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से दिखाया कि गणपत पाटिल नगर के लोगों के लिए लगातार वो काम कर रही हैं। ये स्वाभाविक सी बात है कि पूरे देश में अगर आप लीगल है तो आपको जरूर मिलेगा आपका हक, लेकिन अगर आप इलीगल हैं तो आपका हक नहीं मिलेगा। विरोध भी उसी का होता है। विरोध करने का अगर आपका अधिकार है, आप विरोध कर सकते हो, लेकिन लीगल व्यू से अगर आप विरोध करेंगे तो आपको हक मिलेगा। ये मुख्यमंत्री को भी इन्होंने गणपत पाटिल नगर के लिए लेटर लिखा है, जो लेटर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये सीएम साहब को लिखा गया है कि यहाँ बायोमेट्रिक सर्वे, मिनट्स ऑफ मीटिंग, इसमें गणपत पाटिल यही मिनट्स ऑफ मीटिंग है जिसके लिए मैंने स्लम डिक्लेरेशन करने के लिए मीटिंग लिया था। ये देखो, ये गणपत पाटिल नगर का मुख्यमंत्री ने मीटिंग में लिया है, उसमें एमसी झेड़े का परमिशन लाने को बोला, इसीलिए मैंने एमसी झेड़े का परमिशन लाई हूँ। और स्लम डिक्लेयर मेरे को खुद ओनर सामन ने भी एनओसी दिया है कि आप लाइट के लिए, शौचालय के लिए ये कर सकते हैं। मैंने खुद मांग की है कि स्लम डिक्लेरेशन करें, इसीलिए प्रकाश मेहता जी के पास भी बहुत सारी मीटिंग हुई। ये देखो, ये गणपत पाटिल नगर के लिए मुख्यमंत्री के यहाँ 26 सितंबर 2016 में मुख्यमंत्री ने बोला था, तब से मेरा पत्र व्यवहार चालू है। आज आप देखेंगे तो इतनी बड़ी फाइल इस गणपत पाटिल नगर के लिए हुई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जो मैं खुद काम करती हूँ उसका ही मैं श्रेय लेती हूँ, मैं दूसरे का काम का श्रेय नहीं ले रही हूँ। और जनता के लिए मेरे जनता के लिए जो काम करना है वो जनता के लिए मेरे कार्यकर्ता आज झट रहे। लेकिन जिस तरीके से अगर हम राम यादव की बात करें जो अनशन पर बैठे थे, ताई वो भी बीजेपी में थे, इसके पहले अगर बात की जाए तो बीजेपी के लिए ही काम करते थे। आखिर वजह क्या है कि आज बीजेपी के खिलाफ इस तरह से वो अनशन पर बैठ रहे हैं? वो उनको ही पूछिए ना,
उनको ही पूछे, कांग्रेस में थे तभी क्या किया, बीजेपी में थे क्या किया, अभी अनशन में बैठ के और राम यादव कौन से पार्टी का कार्यकर्ता है, वो भी आपने पूछना चाहिए उनको। मैंने वो ये सवाल उनसे भी पूछा था कि राम जी आप तो बीजेपी में थे, चुनाव के दौरान तक थे, आखिर वजह क्या है। लेकिन चाहे जो भी हो, जनता को सिर्फ इंसाफ चाहिए, जनता को मूलभूत सुविधा चाहिए, क्योंकि देश में जिस तरह से सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर जो है बीजेपी सरकार चल रही है, ऐसे में गणपत पाटिल नगर की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका विकास कब होगा ये सवाल है। लेकिन जिस तरीके से मनीषा ताई का कहना है कि लगातार गणपत पाटिल नगर के विकास के लिए वो लड़ाई लड़ रही हैं और जल्द ही लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलने के आस दिख रहे हैं। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।